मैं BA मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचोट। विद्यार्थियों, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व है। इसकी स्थापना के साथ ही हम इतिहास की उस सुदृढ़ दरा पर अवतरित होते हैं। इसके पूर्व किसी निश्चित तिथि के अभाव में भारतीय इतिहास का ज्ञान बहुत कुछ अस्पष्ट रहा है, परंतु मौर्यों के शासनकाल से इसमें अपेक्षाकृत एक निश्चित तिथि क्रम क्रोनोलॉजिस्ट ऑर्डर का प्रारंभ होता है। देशीय एवं विदेशीय साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सिंहासन की तिथि भारतीय इतिहास के कालक्रम में एक ज्योतिर्मय स्तंभ है। पुनः मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारत ने विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। परिणामतः भारतीय इतिहास की घटनाओं का काल क्रम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है। राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य हर्यक वंश नरेशों ने भारत में आरंभ किया, उसे मौर्य ने पूर्ण किया। मौर्यों के इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ मौर्य हिस्ट्रीज। इसमें हम एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और अशोक के शिलालेख। चंद्रगुप्त मौर्य की वंश परंपरा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी लेखक ने भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन इसे सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं। एपियन और प्लूटार्क इसे एंड्रोकोटस कहते हैं। फिलाकर्स के लिए यह सेंड्रोकोप्टस है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सन 1793 में इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भारतीय साहित्य में चंद्रगिरी, प्रिय असंध और ब्रसल शब्दों का प्रयोग मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संबंध में प्राय 3 मत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला मत इस पुनर्बोधों का है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत एवं फ्रांस की कतिपय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रथाओं एवं विविधियों में साम्य देखकर इस पुनर्बोध ने मौर्य को फारसी घोषित किया था। भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त स्मिथ, कीथ और टॉमस आदि पाश्चात्य विचारकों ने इस मत का खंडन किया है। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपादन करने वाले विद्वान मौर्य को शूद्र मानते हैं। इसमें सर्वप्रथम पुराण आते हैं जो ये कहते हैं कि शेषुनाग वंश के विनाश के आगे शूद्र राजा होंगे, लेकिन ये कथन नंदों पर लागू होता है।
न कि उसके बाद आने वाले शासकों पर। अतः नंदों के समान मौर्य को शूद्र नहीं माना जा सकता। हम जानते हैं कि नंदों के बाद शुंग है, कौ है और सातवाहन शासक हुए हैं जो ब्राह्मण थे। अतः पुराणों के आधार पर मौर्य को शूद्र नहीं माना जा सकता। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के टीकाकार रत्नगर्भ ने मौर्यों के नंद की पत्नी मुरा की संतान मानते हैं। ये मत मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज ने भी समर्थन करता है। सोमदेव का कथा सहित सागर और क्षमेंद्र की वृहत कथा मंजरी के अनुसार चंद्रगुप्त नंद वंशीय सिद्ध होता है, लेकिन यह मत मान्य नहीं है। मौर्यों का क्षत्रिय मानने का ग्रंथ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से यह प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, क्योंकि अर्थशास्त्र में शूद्र राजा की आलोचना की गई है तथा कौटिल्य कहता है कि वह कमजोर क्षत्रिय राजा का सम्मान करता है, लेकिन बलवान शूद्र का नहीं। अतः चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र होता तो कौटिल्य ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। अतः चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय शासक था। महावंश के टीका के अनुसार मौर्य का संबंध सूर्य नगरी क्षत्रिय शाक्यों से था। दिव्य अवदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक को स्पष्ट क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और उसने उत्तर पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। उसने पोरस को पराजित करके झेलम नदी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन सिकंदर का शासन भारत में अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यूनानी सेनापति उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ते रहे और इसी समय में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग पंजाब पर अधिकार कर लिया और इसके पश्चात नंदराज पर अधिकार कर लिया। अब हमारे सामने ये एक प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ, उसकी तिथि क्या है सिंहासनारोहण की। देखो, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के समय सिकंदर का शासन भारत में था, लेकिन इनके सेनापतियों के बीच में 321 में एक संधि होती है, ट्रिपेरेडियस की संधि। इसमें भारतीय प्रदेशों का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासनारोहण 323 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व के बीच में किसी भी समय हुआ होगा। झेलम तक पूर्वी पंजाब 322 ईसा पूर्व में स्वतंत्र था, अतः यह वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि होगी। उपयोग तिथि की पुष्टि चीन के डोटेन रिकॉर्ड से भी होती है। चीन के कैंटन नगर में महात्मा बुद्ध के पश्चात वर्ष गणना का एक लेख सुरक्षित है। ये गणना बिंदुओं के आधार पर प्रदर्शित की गई है। महापरिनिर्वाण के दूसरे वर्ष से एक एक बिंदु रखकर वर्ष गणना की गई है। जो
489 ईस्वी तक चलती रही। इस प्रकार लेखों में 975 बिंदु मिलते हैं। महा परिनिर्वाण के 1 वर्ष पश्चात से ये गणना प्रारंभ हुई थी। अतः उसके अनुसार परिनिर्वाण की तिथि हुई 275 + 1 - 489। तो ये 487 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण तिथि आती है। पुनः बौद्ध ग्रंथ महावंश का कथन है कि अशोक का राज्याभिषेक परिनिर्वाण के 218 वर्ष पश्चात हुआ था। अर्थात उसका राज्याभिषेक 487 - 218 269 ईसा पूर्व हुआ है। पुनः इसी महावंश का कथन है कि अशोक का राज्य सिंहासनारोहण राज्याभिषेक के 4 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस प्रकार इनके सिंहासनारोहण की तिथि 469 + 4 वो 269 + 4 273 ईसा पूर्व निश्चित होती है। अब पुराणों का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष और बिंदुसार ने 25 वर्ष शासन किया था। अतः चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासनारोहण की तिथि हो गई, क्योंकि 273 ईसा पूर्व तो किसकी हो गई? अशोक की। अब उसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का शासनकाल और जोड़ देते हैं, तो इस तरह से ये 322 ईसा पूर्व ही आती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सिंहासनारोहण की तिथि है वो 322 ईसा पूर्व ही है। सेल्यूकस के साथ युद्ध। सेल्यूकस ने एंटिगोनस को पराजित करके निकेटर की उपाधि धारण की। सेल्यूकस ये वीर था और साथ ही साथ वह महत्वाकांक्षी भी। सिकंदर की भांति वह भी भारत विजय का स्वप्न देख रहा था, लेकिन अब भारत की परिस्थितियां बदल गई थी। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है और इसमें सेल्यूकस पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करनी पड़ी, जिससे परिणाम स्वरूप अपने साम्राज्य का पूर्वी भाग जेंड्रोसिया, आर्कोसिया एरिया और पेरेपेनी से डई के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को मिले और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। कदाचित भारतीय इतिहास में ये सर्वप्रथम पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारतीय राजधानी में रहने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भी दिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब भारत की सीमा बहुत आगे तक बढ़ गई। इसमें हम जो जेंडोसिया, आर्कोसिया एरिया और पेरिसाइड ये क्षेत्र तक भारत का सीमा बढ़ गई और अब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा। उसका राज्य उत्तरी भारत में और धीरे धीरे उसका और विस्तार देखते हैं, जो उसकी हम
अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन भारत में एक ऐसा शक्तिशाली शासक का उदय हो चुका था जो विदेशी आक्रांताओं को पराजित करके और उसके साथ एक संधि करने के लिए मजबूर करना और बाद में एक राजनीतिक संबंध स्थापित करना, उसकी पुत्री के साथ विवाह स्थापित करना। तो ये एक बहुत ही सुदृढ़ और शक्तिशाली शासक का ही कार्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की वो एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य धीरे धीरे बन गया। और आज का जो हमारा वीडियो उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।